आज मयंक सर, विचित सर, पुनेंदु जी और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में बाबा भी आएंगे। क्रम गड़बड़ हो गया क्योंकि दोनों आस पड़ोसी ही हैं। तो सबसे पहले मयंक सर सस्पेंस चला आ रहा था बहुत दिनों से। मीडिया को भी अच्छा गॉसिप मिल गया तो 12 दिन से डिस्कस करने के लिए मुख्यमंत्री कौन, लेकिन हो वही रहा है जो पहले दिन से कंफर्म था कि जैसे रिजल्ट आए पता चल गया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी वही, और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात चली आ रही थी। किसको जो सस्पेंस था वो क्लियर हो गया, तो 12 दिन लगे क्यों? सबसे पहले ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने पहले ही बात की अब फिर बात कर रहे हैं। इसका बहुत पहले जवाब सुमित जी ने दे दिया था कि ये सब 2-3 डिसीजन, उसमें हम लोगों ने एक और ऐड कर दिया, अध्यक्ष पद। हाँ, दिल्ली पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा उसके लिए मंथन हो रहा था, और हम लोगों ने ऐड कर दिया बिहार में भी बिहार का। हाँ, तो इस सारे कंसिडरेशन को देखते हुए तब ये चुनाव हुआ। ये जो ऑब्जेक्शन आ रहा था, और हम लोगों ने भी इस पे चर्चा की कि मराठा डोमिनेटेड स्टेट में एक ब्राह्मण का होना, मेरे हिसाब से ये चर्चा एकदम से बेमानी थी, क्योंकि 2014 में भी बने थे ये, और उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ गिरा नहीं है, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा ही है महाराष्ट्र में। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट और इसका क्या ड्रॉबैक होता है, ये चर्चा मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। हाँ, बीजेपी के अध्यक्ष के लिए मेरा 2 गेस है अभी, एकदम से 2 स्टेट से, 2 एरिया से गेस है। एक तो हम लोग जानते हैं कि इस रिजीम का, बीजेपी का जो टॉप ब्रास है, उसके फैसले को आप गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से हम लोग देख रहे हैं तो एक पैटर्न तो आ ही रहा है कि जो नई टेरिटरी उनको कंकर करना होता है उस पर पूरा जोर लगा देते हैं। अब महाराष्ट्र के बाद एक टेरिटरी जो कभी भी आ सकता था, जो अभी तक नहीं आया है बीजेपी के लिए, वो है बिहार है। और बिहार में बीजेपी को सारे पोटेंशियल है कि नंबर 1 होने का, लेकिन बीजेपी ने पूरा जोर नहीं लगाया है। तो मेरा गेस है पहला कि हो सकता है कोई बिहार का बीजेपी का हो जो अध्यक्ष बन जाए, एक ये है। और दूसरा गेस है, जिस तरह से नए फ्रंटियर में अब सबसे ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, और पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने देखा, साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया या कोई बिहार का बीजेपी का, मेरे हिसाब से 2 प्रोबेबल कंटेंडर, नाम कोई नहीं बता सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में ये सब कंसिडरेशन होंगे और उसके बाद ही फैसला होगा मेरे हिसाब से। पुनेंदु जी, एक बात कही गई सोशल मीडिया पर, लिखा जा रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री के अलावा जो 2 सबसे कंटेंडर हैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप में, एक योगी जी का नाम है जो बताया जाता है कि फ्यूचर के पीएम जिसको कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, और चौथा नाम जुड़ गया फडणवीस साहब का, क्योंकि ये दूसरी बार वापस से बने हैं। और इन दोनों सीएम के साथ एक अच्छी बात है कि दोनों को आरएसएस का बैग है, आरएसएस दोनों को पसंद करती है। तो सवाल ये है कि क्या फ्यूचर की जो रेस है पीएम वाली, क्या उसमें अमित शाह और 3 लोग अब कंटेंडर बन जाएंगे या अमित शाह उन सबसे आगे हैं? नहीं अश्विन, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। कम से कम दावा तो यही करते हैं। जैसे फडणवीस साहब ने भी योगी जी के नारे का उल्लेख नहीं किया, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने तो प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ हैं का ही नारे का वो किया। हालांकि बीजेपी, हमने पहले भी बात की है कि 2024 का जो चुनाव परिणाम उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, उसके बाद से कुछ व्यवहारिक उन्होंने सुधार किए हैं। अब जो उसके बाद हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे चुनाव हुए, आपने देखा कि उन्होंने स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दी है। अब वो समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे सिर्फ वो बात नहीं बनने वाली है, अब हमें थोड़ा एक बैलेंस बनाना होगा। हालांकि जो भी जीत के आएगा वो श्रेय तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को देगा, जैसे कांग्रेस में लोग राहुल गांधी को या गांधी परिवार को देते हैं। अब यह है कि रेस में कौन होगा, अमित शाह है, योगी जी हैं। नो डाउट योगी जी की लोकप्रियता मास लीडरशिप के तौर पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें पीएम बनने पे तय होती है कि पार्टी के संगठन में आपकी कितनी पकड़ है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दूसरे एलाइज के साथ। तो ये बात भी है कि अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इतने सारे चुनाव जिताए, और जो बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर एक मास लीडर के तौर पे होते, संगठक के तौर पे अमित शाह सामने थे, उनकी रणनीतियों ने काम किया। और ये उन्हें लगा था कि भाई जहाँ नहीं भी हो रहा है वहाँ अमित शाह को भेज दो तो बन जाएगा। जहाँ पर गोवा या मणिपुर में जहाँ बीजेपी की संख्या नहीं है वहाँ भी बनने लगे, तो ये सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल होने लगी। तो वो एक चीज़ें हैं। और नो डाउट जो देखिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो समर्थक है, वो हिंदुत्व की राजनीति जो कोर उनका वोट बैंक है, उस हिसाब से योगी जी ज़्यादा आक्रामक दिखते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो बात सही है, लेकिन सिर्फ मास लीडर होना है, ज़्यादा लोकप्रिय होना ही इससे प्रधानमंत्री बनने की शर्त नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं कि
कैसे अदर फैक्टर्स काम करते हैं। और जब गठबंधन की सरकारें हैं तो फिर मुझे लगता है योगी जैसा व्यक्ति वहाँ पे उतने लचीले योगी जी का रुख नहीं रहा है गठबंधन के मामले में। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अब 240 सीटें जो उनको बहुमत नहीं मिलने के बाद जिस तरह से लचीला रुख दिखाया, जिस तरह से अब उनके बातचीत का अंदाज और उनके भाषण का अंदाज जो बदला है वो दिखता है। दूसरी बात, मैं भी वो गेस वर्क में मैं भी जाना चाहूँगा। हालांकि ये बात सही है कि जो सुमित सर बार बार कहते हैं कि अब बीजेपी के मामले में गेस करना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक मतलब मज़ा तो आता ही है कम से कम। मुझे लगता है जो 2 नाम मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा वो है धर्मेंद्र प्रधान का और भूपेंद्र यादव का। धर्मेंद्र, एक तो दोनों क्या है ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। अभी जो करंट आपके प्रेसिडेंट हैं वो ब्राह्मण है, और अब बीजेपी के 3 जो मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो गए हैं, फडणवीस, भजनलाल शर्मा और हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हालांकि ये बात हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान या इन दोनों के साथ एक और चीज़ साथ में जाती है कि दोनों सरकार में भी हैं, और धर्मेंद्र प्रधान तो लगातार ही सरकार में बने हुए हैं। मोदी फर्स्ट में थे, सेकंड में और थर्ड में भी हैं, और अच्छी मिनिस्ट्रीज उनके पास रहती हैं। पेट्रोलियम थी, अभी वो शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय तो आप समझते ही हैं कि कैसा मंत्रालय है जो बिना आरएसएस के अप्रूवल के कोई आदमी शिक्षा मंत्री नहीं होता है। तो ये साफ जाहिर है कि आरएसएस का भी अप्रूवल है उनके साथ। और उनके पिताजी भी नेता थे, वो खुद विद्यार्थी परिषद से रहे, और उड़ीसा की जीत में बताया जाता है कि उनका एक बड़ा रोल था। चेहरा भी थे, संभावित दावेदार भी थे मुख्यमंत्री के, हालांकि नहीं बने। पार्टी जो है ट्राइबल कार्ड पे गई, मोहन मांझी साहब को बनाया गया। तो इसके अलावा यूपी की जिम्मेदारी उनके पास थी 2022 की। यूपी में लगातार दूसरी बार सत्ता में आना है बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत 90 के दशक के बाद से कोई पार्टी लगातार 2 चुनाव जीती नहीं थी। तो हरियाणा की जिम्मेदारी उनके पास थी, वो जीते। अब भूपेंद्र यादव के पास जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, तो अश्विनी वैष्णव जी को इंचार्ज थे। तो ये दोनों ही नेता हैं। और जो बात बिहार की भी सर कह रहे थे, तो कास्ट फैक्टर के हिसाब से भी देखें कि दोनों भी सीएम धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से आते हैं, और भूपेंद्र यादव बिहार के इंचार्ज भी बिहार के हाँ थे पहले, तो एक्सपीरियंस है उनको संगठन में भी। मुझे लगता है इन दोनों में है, इन दोनों में से पार्टी किसी एक को चूज कर सकती है। विचित सर, सवाल आप बाद में पूछिएगा, पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। जो आपने पूर्णेंदु जी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन, तो मैं नाम नहीं लूँगा, नाम है भी नहीं हमारे पास, नाम तो प्रधानमंत्री ऑलरेडी हैं। मैं बस खाली बीजेपी की राजनीति की जो धारा है उसके आधार पर क्या होगा ये बता सकता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, बीजेपी में हमेशा 2 तरह की धाराएं चलती हैं, एक नरम, एक गरम। गरम मतलब जो हिंदुत्व की पूरी तरह से पक्षधर राजनीति होती है, और दूसरा एक नरम जिसमें कि सर्वसमावेशी या सहयोग की भावना की बात होती है, चाहे वो अटल अडवाणी का दौर रहा हो, चाहे अब भी हो। तो अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत जैसी स्थिति होगी, इस बार की बात अलग है क्योंकि ये चुनाव 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री अपने पद पर थे, और उनके नाम पर ही गठबंधन भी पहले से बना था और वो बहुमत प्राप्त कर चुका था। अगर बीजेपी के पास 1995 में, थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, अगर उस समय पूर्ण बहुमत वाली स्थिति होती तो अडवाणी प्राइम मिनिस्टर होते, क्योंकि आप 1991 से 96 तक संसद के जितने भी डिबेट हैं, मैंने चूँकि सब डिबेट पढ़े कुछ कारणों से, हर नेता ये बोलता था कि जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे अडवाणी जी तो क्या करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता था विपक्ष के बीजेपी के वही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी में अगर नरमपंथ अगर बहुमत मिलेगा, पूर्ण बहुमत, तो कोई जो कट्टर टाइप का हिंदुत्व वाला होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और अगर बहुमत नहीं मिलेगा, घालमेल जैसी स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जैसा कि वाजपेयी के समय होता था, उस समय कोई नरमपंथी होगा। आपने चूँकि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया, मैं नहीं जानता कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, या भविष्य में क्या होगा बीजेपी का। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत जैसी स्थिति आएगी तो योगी की संभावना ज़्यादा होगी। हालांकि औरंगजेब से लेकर के तमाम चीज़ों पर इन्होंने भी कम जोर नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी उनकी छवि एक सर्वसमावेशी जैसा है। तो अगर सबको जोड़ जाड़ कर बनाने की बात होगी तब उनके जैसे आदमी की बात आ सकती है। अब आप सवाल पूछिए। महाराष्ट्र पे सवाल ये है कि आज जैसे अभी आ रहे थे हम जब शो कर रहे थे, तो उससे कुछ देर पहले तीनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने बोला कि एक साझे की सरकार है, तीनों लोग सहमत हैं। लेकिन
उस स्टेज से उप मुख्यमंत्री के लिए पवार साहब का नाम लिया गया, अजीत पवार का, लेकिन शिंदे साहब चुप हैं। शिंदे साहब का उन्होंने जिक्र किया कि आप हमारे कैबिनेट में शामिल होइए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। तो क्या अभी भी नाराजगी है या नेगोशिएशन चल रहा है? नाराजगी होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आते? मुझे लगता है और नाराजगी के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो राजनीति में कुछ तो मोल तोल होगा, वही मोल तोल चल रहा है। देखिए, दोनों एक दूसरे को की ताकत और कमजोरियों से वाकिफ हैं। बीजेपी शिंदे की ताकत और कमजोरी को जानती है और शिंदे बीजेपी की ताकत और कमजोरी को जानते हैं। जिस तरह 28 नवंबर को गृह मंत्री से दिल्ली में मुलाकात के बाद वो सीधे अपने गांव सतारा चले गए। एकनाथ शिंदे लगातार बीमार होते रह करके, कभी ठीक हो जाते थे फिर अस्वस्थ हो जाते थे। फिर वो कल उनसे जा कर के उनकी तरफ से एक विधायक ने फडणवीस से मुलाकात की थी, बीजेपी शिवसेना के नेता ने। फिर फडणवीस की तरफ से एक विधायक मिला था, नहीं पहले गिरीश महाजन उनका नाम है। फिर महाजन, फिर उसके बाद खुद उन्होंने 20 मिनट तक बात की, यानी मान मनोबल चल रही है। ये मान मनोबल क्यों चल रही है? मान मनोबल इसलिए चल रही है, आप सब लोगों को सामान्य तौर पर दिखता है कि भाई क्या है, बहुमत तो है ही, अजीत पवार पहले ही कह चुके हैं, लेकिन बहुमत से आगे भी देखना होता है। राजनीति में सिर्फ आप 2 किलोमीटर अगर दिखता है तो 10 किलोमीटर तक का बहुत क्लियर अंदाजा आप रखते हैं। इनको दिल्ली देखनी है, बीजेपी 240 सीटों पर है, गठबंधन की सरकार है, उसमें 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं, तो आप शिंदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र का चुनाव तो जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र से के बाद बल्कि कई राज्यों से, महाराष्ट्र जितना तो नहीं महत्वपूर्ण है लेकिन कई राज्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बीएमसी के चुनाव को माना जाता है। वो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में बीजेपी क्या करेगी? क्या बगैर एकनाथ शिंदे के बीजेपी वहाँ पर जीतने का दावा कर सकती है? उस स्थिति में बीजेपी को एकनाथ शिंदे का साथ रखना पड़ेगा। तीसरी बात है मराठा राजनीति की। मराठा बीजेपी के पास मराठाओं का वोट मिला है, नहीं मिलने से तो 132 सीटें नहीं आती, लेकिन उसकी छवि ऐसी नहीं बन पाई कि उसके पास कोई मराठा नेता है। उसके पास ओबीसी के नेता हैं, उसके पास देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो भी मराठा वाली छवि नहीं है। उस स्थिति में आप एकनाथ शिंदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। एकनाथ शिंदे शायद अपनी इस ताकत को जानते थे और इसीलिए वो रूठने मनाने का खेल खेल रहे थे। वो जानते थे कि इस समय हम रूठेंगे भी तो ये मनाएंगे, और वही चीज़ें चल रही हैं। शायद शाम तक उसमें कुछ विभाग अच्छे मिल जाएं, इसीलिए। लेकिन यह है कि ऑल इज वेल जैसी स्थिति है। सुमित सर, आपको लगता है कि ये जो महागठबंधन है तीनों पार्टियों का, महायुति, ये सक्सेसफुली बिना कुछ दिक्कतों के 5 साल चल पाएगा? क्योंकि अभी की जो स्थिति है, जो अभी तक चल रहा था, नाराजगी जो चल रही थी, वो आपको लगता है आगे अब सही हो जाएगी या बनी रहेगी? और दूसरा, अध्यक्ष पद को लेकर आपने सबसे पहले चर्चा में बहुत दिन पहले कहा था कि यहाँ अगर ब्राह्मण है तो वहाँ कोई और दलित नहीं, मतलब कोई और कास्ट का होगा, ताकि कास्ट इक्वेशन बना रहे। आपको क्या लगता है, आप कौन हो सकता है? 2-3 चीज़ें। शुरुआत आपका जवाब देने के पहले, फिर पानी उतरता देखकर किनारे पर घर नहीं बनाया था, मैं लौट कर आऊँगा, मैं समंदर हूँ। ये जो शेर पढ़ा था उन्होंने कि मेरा पानी उतरता देखकर किनारे घर मत बनाना, मैं समंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। तो आज देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो समंदर हैं और वो लौट के आते हैं, और एक बार नहीं 3री बार लौट के आए हैं। ये एक और अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। शिवराज सिंह चौहान के, मतलब मोदी जी के बाद शिवराज सिंह चौहान और अब देवेंद्र फडणवीस, 3 ऐसे मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदर हुए जो बैक टू बैक 3 चुनाव जीत कर आए। 14, 19, 24। 19 में सरकार नहीं बन पाई, शिवसेना और बीजेपी में जो झगड़ा हो गया वगैरह वगैरह, पर सरकार तो बनी गई थी, मतलब मेजोरिटी तो थी क्लीन। तो देवेंद्र फडणवीस की ये खासियत है। रमन सिंह का भी शायद सर टेन्योर 3 बार करा था। नहीं, इसी दौरान, हाँ, इसी दौरान 14 से 19, 14 से 24 के बीच में रमन सिंह शायद पहले बन गए थे। पहले थे वो 3 पहले से। शिवराज जी भी पहले बन गए थे। वो पहले बिल्कुल, वो 3 में और 5 में। हाँ। तो देवेंद्र फडणवीस ने वो करिश्मा करके दिखाया है जो अमूमन किसी बीजेपी नेता के अभी तक हाँ उनके माथे पे नहीं लगा है। तो पहले तो देवेंद्र फडणवीस को बधाई। देवा भाऊ उनको बोला जाता है, अपने लोग उनको बोलते हैं देवा भाऊ। तो देवा भाऊ छाए हुए हैं आज। और मैंने इसी शो में कहा था कि जब 72 घंटे से अधिक लगते हैं तो बीजेपी नेतृत्व चौंकाता है अपने फैसलों से।
आज इस बार नहीं चौंकाया। हाँ, ये इस बार 12 दिन लगे, लेकिन वही व्यक्ति पर बने जिसका नाम शुरू से चर्चा में था, जो सबसे स्ट्रांग कंटेंडर था डे वन से। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, जो अब समझ में आता है। अब हम तो वही कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि देवेंद्र से बेहतर कोई चेहरा नहीं था पार्टी के पास जो महाराष्ट्र जैसे क्रूशियल और क्रिटिकल स्टेट को संभाल सके। कई मायनों में क्रूशियल, हम सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्टेट लोकसभा सीटों के मामले में, अलायंस पार्टी है आपकी, अलायंस दिल्ली में बना के रखना है, दिल्ली में मेजॉरिटी नहीं है, आप नाराज़ नहीं कर सकते। एक नाराज़ होगा तो वो पत्ता जब एक निकलता है ताश के पहाड़ में से तो पूरा झरझरा के ना गिर जाए। तो आपको ये मैसेज भी देना था कि हम अलायंस को साथ रखते हैं। प्लस देवेंद्र फडणवीस की कैलिबर का आदमी जो 5 साल सफल मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो 2 चुनाव 14-19 में अपना परफॉर्मेंस के बेसिस पर चुनाव जीत कर आया हो, वो देवेंद्र फडणवीस जिसको कॉरपोरेट भी अपना मानने में या अपने से बात करने में हिचकता ना हो, उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस का लौट के आना बनना ये महाराष्ट्र के लिए भी बहुत ही सकारात्मक कदम है। आज की डेट में जितने चेहरे हमको दिखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें सबसे इस वक्त जो लगता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वहाँ 288 विधायक है भाई, कोई ना कोई होगा उससे भी उनके कैलिबर का, लेकिन जो हमको नज़रों में आता है, सामने दिखाई देता है, उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे सूटेबल आदमी दिखते हैं महाराष्ट्र को संभालने और चलाने वाले, अपनी काबिलियत की वजह से। और फिर उनके ऊपर जैसे आप लोगों ने कहा संघ का हाथ है, नागपुर की पसंद है, वो तमाम पैमानों पर दिल्ली की लीडरशिप को पसंद है, तमाम पैमानों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो सरकार नहीं चलेगी 5 साल, इसका कोई शक शुबा नहीं है। सरकार आराम से 5 साल चलेगी, महायुति रहे ना रहे। बीजेपी के पास इतने नंबर हैं, 288 में से 145 आई, 132 आपके पास है भाई, 132 आपके अपने हैं, 10, 12, 15 तो ऐसी सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। आपको बताने करने की जरूरत नहीं है, और आप लिख के रखिए। मुझे ऐसा लगता है बजट सेशन आते आते दिल्ली में एनसीपी टूटेगी। जो एनसीपी के कुछ विधायक, कुछ सांसद शरद पवार के साथ हैं, वो इधर अजीत पवार के पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया है। अब खासकर विधायकों के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया, वो अजीत दादा के पास आने चाहिए। और अजीत दादा पवार जो अब तक एक बोझ के तौर पर देखे जा रहे थे महायुति के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद, वो रिसेंटली अब देखिएगा आप, वो एसेट के तौर पर निकल कर आएंगे, जिनकी वजह से लोकसभा में भी नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हॉर्सेस माउथ से बोल रहा हूँ, कुछ सांसद संपर्क में हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार बने मुंबई में और चलनी शुरू हो, और बीएमसी चुनाव शुरू होंगे उसके पहले आप देखिएगा, जो म्यूनिसपैलिटीज़ के नॉट बीएमसी, क्योंकि 15-17 म्यूनिसपैलिटीज़ के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। आप देखिएगा बहुत बड़ी संख्या में जो एनसीपी के इलाके वाले जो शरद पवार के साथ सांसद हैं, वो स्विंग कर सकते हैं इस तरफ, जो ओरिजिनल एनसीपी हो गई है अब। जिसको आप ओरिजिनल, तो ये दायित्व जो है अजीत पवार बढ़ाने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आज की दिन भर के घटनाक्रम में मयंक सर, वो ये कि जो वो इनविटेशन कार्ड है जिस पर उन्होंने अपनी माँ का नाम लिखा है, पिता का भी नाम है, देवेंद्र जी का शपथ जब लेंगे तो देवेंद्र सरिता गंगाधर राव जी फडणवीस, तो उन्होंने अपनी माँ का नाम, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछली 2 बार में माँ का नाम उस इनविटेशन कार्ड पे रखा हो। मेरे ख्याल से इसको अंडरलाइन करना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप नहीं भूलिए लाडली बहना योजना, लाड़की कहते हैं मराठी में, लाड़की, वो बहुत बड़ा मैसेज, और वो सबसे बड़ी चुनौती भी उनकी होने वाली है। जो प्रॉमिस कर लिया उन्होंने, अभी तो 3-4 महीने में था, आपने बड़े आसानी से पैसा दे दिया, अब ये पैसा आपको लगातार 5 साल देना है, और बड़े अमाउंट पे देना है। अभी तो 1500 रुपये दे रहे थे, अब शायद 2100 रुपये देना है, 2100 रुपये हर महीना देना है हर महिला को। तो ये एक चैलेंज है महाराज जैसे क्रूशल राज्य में, जिसकी पिछले 5, 7, 10 सालों में अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल भी बहुत से खड़े हुए कि इन्वेस्टमेंट जा रहा है, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती। खैर उन्होंने एक बहुत अच्छा, अब पॉलिटिक्स जो खेल है वो परसेप्शन का भी खेल है, तो परसेप्शन के लेवल पर जो इनविटेशन कार्ड में देवेंद्र सरिता गंगाधर राव जी फडणवीस लिखा हुआ है, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझे जो याद रहा, तो वो एक अनयूजुअल था। माँ और पिता दोनों का नाम उसके अंदर दिखाई देता है। तीसरी चीज़ जो मुझे अंडरलाइन करनी है आज के दिन भर के घटनाक्रम के बाद, वो ये कि देवेंद्र फडणवीस के लिए ये कार्यकाल सबसे ज़्यादा, जैसे आप लोग ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी ना, अभी तो शपथ भी नहीं ली हुई है, शपथ 24 घंटे बाद है कि क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं क्या। तो ये इक्वेशन, ये जो तुलना है कि भाई बीजेपी की सेकंड रन, मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे 2025 में, 75 साल का फॉर्मूला अगर लागू होता है तो आगे कौन, तो जो सेकंड रंग की लीडरशिप है उसमें
3-4 नाम जो निकल कर आते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे विचित्र जी ने बात किया, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, अब ये तमाम ऐसे नाम हैं जो 50s में हैं, अपने 50 के दशक में हैं, और ये लोग सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के तौर पर देखे जाते हैं। फिर अगर जैसे अभी पूर्णेंदु ने नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये भी ऐसे नाम हैं जो उसी उम्र कैटेगरी के आते हैं, वो उनको भी उसी एस्पिरेशन के साथ देखा जाता है। तो बीजेपी की जो राजनीतिक यात्रा अब जब शुरू हो रही है, जो विकसित भारत के सपने वाली है, वो देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरों के लोगों के हाथों में है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर तो है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, पार्टी के भीतर अपनों के बीच में वो कैसे उस पर वो कैसे एक वो दौर याद करिए अडवाणी जी का, जब उमा भारती, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, 7-8-10 नाम थे, आपको समझ में नहीं आता था कि अब कौन, हु नेक्स्ट। लेकिन कहाँ से गुजरात से निकल के आया एक व्यक्ति और दाएं करते हुए छक्का मार दिया। सब दिल्ली के धुरंधर जो थे लुटियन के, वो उनकी सेना के सिपाही बन के रह गए। तो अब वो मुंबई से निकल कर आ जाएंगे, या लखनऊ से निकल कर आएंगे, या गुवाहाटी से निकल कर आएंगे, या कोई और किसी को नहीं पता। लेकिन भाई एस्पिरेशन सबके होते हैं, तो देवेंद्र का भी अगर ये एस्पिरेशन होगा देवेंद्र फडणवीस साहब का, तो गलत नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो महाराज जैसे क्रूशियल स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जैसे गुजरात जैसे क्रूशियल स्टेट के नरेंद्र मोदी थे, इसको नहीं भूलना चाहिए। आपके उस वक्त में नाम है आप जो बताना चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। राज्य का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, राज का भी नहीं लेना। देखिए वही बात है कि भाई आप जो लोगे गलत साबित होगा। जिसका नाम आप ले लोगे उसका नाम कट जाएगा। ये तो बोल सकते हैं योग्यता के आधार पर कि कौन सही होगा आपके हिसाब से, परफॉर्मेंस के बेस पे। देखिए मैं इस वो एकदम से लिस्ट से ही आउट हो जाता है। ये भी होता है कि मीडिया में अगर कोई नाम चलने लगता है तो लिस्ट से आउट हो जाता है। वो तो उसकी टेंशन है, उसकी टेंशन। तो किसका नाम कटवाना है बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि इनको धर्मेंद्र 2 ओबीसी नेताओं का ये नाम कटवाना चाहते थे। शुक्ला जी मैं तो उनका परफॉर्मेंस बता रहा था कि दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एक घटना मुझको याद आ रही है, ये इस बात से कि कौन पीएम बनेगा। हमको याद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम, हाँ, कि प्रमोद महाजन उस समय बीजेपी में सबसे तपाक वाले नेता होते थे, वाजपेयी आडवाणी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, तो उसमें पत्रकार ने किसी ने पूछा कि बीजेपी में इस दौर के बाद अगली पीढ़ी में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो प्रमोद महाजन मतलब कौन बनेगा? मैं। तो सबको लगा कि मैं, तो बोले हाँ मैं। तो लोगों ने सोचा कि अब उसको एलेबोरेट करेंगे, तो कोई पत्रकार पूछा तो नहीं, लेकिन चुप्पी यही कर रही थी कि बताइए कैसे, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रमोद महाजन ने कहा कि मेरा नाम है प्रमोद महाजन, पीएम, मैं पीएम। तो यही है इसी तरह से, जबकि खेल कहीं से कहीं हो गया। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उससे पहले दर्शकों से एक अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो इलेक्शन कैफ़े प्लेलिस्ट है उसको प्लीज़ फॉरवर्ड करें, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइव करिए। एक चीज़ बोल दूँ और, हाँ, कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये तो तय हो गया। अब पार्टी मुख्यालय में भूपेंद्र है कि नहीं है? ये राइमिंग हो रहा है। अब आप भूपेंद्र जी के कटवा रहे हैं। नहीं, आपने नाम लिया तो मैं तो राइम कर रहा हूँ, नरेंद्र, देवेंद्र, भूपेंद्र। अगर किसी के नाम के आगे इंद्र नहीं लगा है तो वो क्या करे बेचारा। अब वही बोले ना कि पैटर्न आ गया है। देवेंद्र का नाम 12 दिन से हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं ना, वही बने, तो कोई जरूरी नहीं कि नाम कट ही जाता है। ऐसा नहीं बन भी सकता है, बिल्कुल। बीजेपी ने अपने नियम तोड़ दिए। तो पहली बार है कि सब सही है, पत्रकार देवेंद्र के नाम पे सब। तो आज की चर्चा बस यहीं, कल मिलते किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।